हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू स्मार्ट स्टडी एंड साइमा। और बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर लिसनिंग टू माय lesson, who are taking my lectures. And today we will be doing editorial analysis on the heading waiting for the storm ऑन वेदर इवेंट्स इंडियाज वनरेबिलिटी। ठीक है, तो वेदर इवेंट्स के बारे में आज हमारा एडिटोरियल है और मैंने हिंदू ही न्यूज़पेपर से लिया है, द हिंदू से। तो सबसे पहले हम एडिटोरियल को समझने से पहले, पैसेज को समझने से पहले और आरसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले क्या देखेंगे? वोकैबलरी। ठीक है, वोकैबलरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, वल्नरेबिलिटी, और ये हेडिंग में भी यूज़ हुआ है, वेटिंग फॉर द स्टॉर्म ऑन वेदर इवेंट्स इंडियाज वल्नरेबिलिटी। अब ये क्या है? एक नाउन होता है। ठीक है, का मीनिंग क्या होता है? वीकनेस और पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म। ठीक है, वीकनेस होना, कमज़ोरी होना, या फिर पॉसिबिलिटी होना कि कोई हमें हार्म पहुंचा देगा, असुरक्षित महसूस करना या कमज़ोर स्थिति में होना, वल्नरेबिलिटी। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। वीकनेस, एक्सपोजर, है ना, फ्रैजिलिटी, इनसिक्योरिटी और ससेप्टिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सिनोनिम्स। इसके आप हिंदी मीनिंग्स भी देख सकते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स और इजीली याद हो सकें। कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट, एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स होते हैं। स्ट्रेंथ, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस। ये सब क्या होगा? स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल एक जगह पर, रेजिस्टेंस मतलब बर्दाश्त करना, है ना, प्रतिरोध, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी स्ट्रेंथ, शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। ये सब आपको पता ही है, बहुत इजी है। अब वल्नरेबिलिटी को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? वल्नरेबल पीपल नीड अ वॉल ऑफ प्रोटेक्शन। जो वल्नरेबल लोग होते हैं उनको क्या चाहिए होती है? वॉल चाहिए होती है प्रोटेक्शन की, है ना। तो वॉल ऑफ प्रोटेक्शन से हम वल्नरेबिलिटी वर्ड याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वीकनेस या पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? नाउन है। अब इस जैसे यहाँ टी वाई लगा के जो है ना लास्ट में, ये नाउन बन गया है, लेकिन प्रिडिक्टेबल ये एक वर्ड है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? एबिलिटी टू नो समथिंग बिफोर हैंड। कोई भी चीज़ पहले से पता कर लेना, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिडिक्ट करना। और टेबिलिटी लगा के क्या बन गया? एक नाउन बन गया। सिनोनिम्स क्या है? सर्टेनिटी, फोर्सिएबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, है ना, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। ऑल दीज विल बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेडिक्टेबिलिटी। एंटोनिम्स क्या होंगे? अनसर्टेनिटी, सरप्राइज, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, डाउट और रैंडमनेस। ठीक है, नेमोनिक देखिए, इफ़ यू कैन प्रिडिक्ट इट, इट हैज़ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, अगर तुम उसे पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो, जान सकते हो, तो मतलब उसके अंदर क्या है? एक एबिलिटी है पहले से जानने की। तो आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को अगर हम पहले से जान रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या है वो? प्रिडिक्ट करना। और प्रिडिक्ट वर्ड से क्या बना है? प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज फ्रॉम द एडिटोरियल इज कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव इज एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो मतलब कन्वेक्टिव जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एंड व्हाट इज द मीनिंग? रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ हीट और एयर अपवर्ड। किससे रिलेट होता है? मूवमेंट से, कोई मूवमेंट हो रही है, या फिर जो है किसकी मूवमेंट हो रही है? हीट की या एयर की, हवा की, किसकी तरफ? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, है ना। रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ हीट एंड एयर अपवर्ड, तो कन्वेक्टिव। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, एटमॉस्फेरिक, क्लाइमेटिक, मेटीरियोलॉजिकल, थर्मल एंड एयरबॉर्न। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट, स्टैटिक, मोशनलेस, काल्म, स्टेबल और इनएक्टिव, है ना। तो ये सब क्या है? मोशनलेस होना, स्टैटिक हो जाना, काल्म हो जाना, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स हो जाएंगे कन्वेक्टिव के। कमिंग टू द नेमोनिक, कन्वेक्शन मीन्स हीट मूविंग कॉन्टिन्यूसली। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? हीट जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्टेबलाइजिंग इज द वर्ब। वर्ब है ये। मीनिंग, मेकिंग समथिंग अनस्टेबल और डिस्टर्ब। किसी चीज़ को अनस्टेबल कर देना या डिस्टर्ब कर देना। सिनोनिम्स देखिए, डिस्टर्बिंग, डिसरप्टिंग,
एजिटेटिंग, वीकनिंग और अनसेटिंग। इन सब के मीनिंग भी आप देखेंगे, है ना। कमज़ोर करना, अस्थिर करना, बाधित बाधित करना, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिस्टेबलाइजिंग, किसी चीज़ को अनस्टेबल कर देना या डिस्टर्ब कर देना। एंटोनिम्स, स्टेबलाइजिंग, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे सिक्योरिंग, स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग एंड काल्मिंग। कमिंग टू द निमोनिक डी प्लस स्टेबल। डी प्लस स्टेबल का मतलब होता है मेकिंग स्टेबिलिटी डिसअपेयर। किसको डिसअपेयर कर देना, खत्म कर देना, स्टेबिलिटी को, ठीक है। कन्वर्जेंस, नाउन है कन्वर्जेंस, कमिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से एक जगह पे आके रुक जाना, मिल जाना। सिनोनिम्स देखिए, मीटिंग, यूनियन, कॉम्बिनेशन, गैदरिंग, मर्जिंग, ये सब इजी वर्ड्स और हमने सुने भी हैं, लेकिन कन्वर्जेंस एक तरह से न्यू वर्ड है ना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सारे ये। कमिंग टू द ऑपोजिट्स नाउ, डाइवर्जेंस, ठीक है, सेपरेशन, डिवीजन, डिस्पर्शन, आइसोलेशन। कमिंग टू द निमोनिक, कन्वर्ज मीन्स कर्व्स कमिंग टुगेदर। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कन्वर्ज को, क्या मतलब होता है कि कर्व्स जो हैं वो एक साथ आके मिल रहे हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग एडजेक्टिव है, मीनिंग हैविंग अ वेव लाइक राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट, लहरदार। कैसा मूवमेंट होना, वेव लाइक, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इस तरह से वेव्स होती है ना, इस तरह से इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अंडुलेटिंग। सिनोनिम्स देखिए, वेवी, रोलिंग, फ्लोइंग, रिपल्ड, अनइवन, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट, फ्लैट, स्ट्रेट, इवन, स्मूथ और लेवल, ठीक है ना। सीधा, समान, चिकना, है ना, स्मूथ, ये सब इसके क्या हैं, ऑपोजिट्स अंडुलेटिंग के। नेमोनिक, अंडर द वेव्स लैंड मूव्स अप एंड डाउन, है ना। इस तरह से एग्जांपल दिया है वेव्स का कि जो है वेव्स के नीचे जो लैंड है वो कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊपर नीचे है। तो आप समझ सकते हैं वेव लाइक मूवमेंट, अगर से आप समझ सकते हैं, इस वर्ड को याद रख सकते हैं, अंडुलेटिंग, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट क्या है, एग्जेक्टिव, मीनिंग क्लोजेस्ट और इमीडिएट, ठीक है, करीबी और एक तत्काल, ये देखते हैं तत्कालिक, मतलब जल्दी से, एकदम से, है ना। तो क्लोजेस्ट या इमीडिएट, प्रॉक्सिमेट का मीनिंग है। सिनोनिम्स देखिए, इमीडिएट, जल्दी, नियर बाय, नियरेस्ट, एडजेसेंट और डायरेक्ट, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट नाउ, डिस्टेंट, रिमूव, फार अवे, इनडायरेक्ट और सेपरेट, ऑल विल बी द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड प्रॉक्सिमेट, ठीक है। कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक, प्रॉक्सिमेट साउंड लाइक प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी जैसा साउंड करता है ना, ये प्रॉक्सिमेट है और उसका मतलब क्या हो जाता है, क्लोजनेस, है ना, पास में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली देखिए, एल वाई से जो भी वर्ड एंड होता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। ओके, तो दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब। कमिंग टू द मीनिंग्स पार्ट नाउ, रिलेटेड टू द अरेंजमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना, कंस्ट्रक्शन कर देना, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरली। सिनोनिम्स देखिए, आर्किटेक्चरली, सिस्टमैटिकली, मैकेनिकली, फिजिकली और ऑर्गेनाइजेशनली। या देखिए, इसके अगर एल वाई के बिना भी इन सेंटेंस वर्ड्स को देखेंगे तो भी ये वर्ड्स जो हैं सही है, जैसे आर्किटेक्चर, सिस्टम, सिस्टमैटिक, मैकेनिकल, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एल वाई लगा के क्या बन गए, सब एडवर्ब्स बन गए। हिंदी मीनिंग्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कमिंग टू द एंटोनिम्स, रैंडमली, इरेगुलरली, डिसऑर्डरली, कैजुअली और अनसिस्टमैटिकली। ओके, सब क्या है इसके ऑपोजिट्स। नेमोनिक ट्रिक देखते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स द वे समथिंग इज बिल्ट। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बनाने का तरीका, ठीक है, तो स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फोरसीएबल, एग्जेक्टिव, फोरसीएबल, ठीक है, मीनिंग समथिंग दैट कैन बी प्रेडिक्ट बिफोर हैंड, कोई ऐसी चीज़ जो पहले से ही हम प्रेडिक्ट कर लें। सिनोनिम्स, प्रेडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, लाइकली एंड ऑब्वियस। एंटोनिम्स, अनफोरसीएबल, अनएक्सपेक्टेड, सडन, अनप्रिडिक्टेबल एंड रैंडम। ओके, निमोनिक याद कैसे रखेंगे, फोर और सी, इसको देखिए, फोर प्लस सी अलग अलग कर दिया हमने, इसका मतलब क्या है, सी बिफोर इट हैपेंस, कब देखो उसे, उसके होने से पहले ही देख लेना, फोर सी, ठीक है, तो फोरसीएबल बन गया, उससे एग्जेक्टिव, पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, किसी चीज़ को देख लेना। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, बेसिक
फिजिकल सिस्टम्स जैसे कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रिजेस एक्सेट्रा, है ना, ये एक नाउन है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ नाउन फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए सिनोनिम्स, फ्रेमवर्क, foundation, facilities, system और network. All these will be the synonyms of the word infrastructure. Opposites क्या होंगे? Breakdown, collapse, disorder, destruction and damage. Okay, mnemonic देखिए, infra का मतलब होता है below. Infrastructure is a basic support below society. Okay, coming to the phrasal verbs, very important. First is push in. पुश इन, टू मूव फोर्सफुली इनटू अ प्लेस और एरिया, है ना, किसी चीज़ को फोर्सफुली प्लेस में लाना, किसी या फिर किसी एरिया में लाना, तो क्या हो जाएगा? पुश इन। एग्जाम्पल देखें, मॉइस्चर लेडन विंड्स पुश्ड इन फ्रॉम द साउथ ईस्ट बिफोर द स्टॉर्म। जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से, इसे अब हम समझेंगे अभी एडिटोरियल में। वो क्या कर रही हैं? पुश कर रही हैं विंड्स को साउथ ईस्ट की तरफ। स्टॉर्म की विंड्स को किस तरह पुश कर रही हैं? साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये एक तरह से पुश इन आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है इस सेंटेंस। अभी आप फ्रेजल वर्ब पे नोट करें। नेक्स्ट है रेज अप, टू लिफ्ट और इंक्रीज समथिंग, किसी को लिफ्ट कर देना या इंक्रीज कर देना, जैसे कि द स्ट्रॉन्ग विंड्स रेज्ड अप डस्ट अक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आई, उसने क्या करा? डस्ट को रेज अप कर दिया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो रेज अप। नेक्स्ट है फिक्स प्रपोजिशन, वनरेबल टू। टू इज द प्रपोजिशन, इट इज अ फिक्स प्रपोजिशन। लाइकली टू बी हार्म्ड और इफेक्टेड बाय समथिंग, है ना, किसी चीज़ से हार्म पहुंचना या किसी चीज़ से इफेक्ट हो जाना। रूरल हाउसेज आर वनरेबल टू स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स एंड हैवी रेनफॉल। सबसे ज़्यादा अगर हैवी रेनफॉल हो जाता है या स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफान आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ नुकसान होता है? रूरल हाउसेज को, विलेजेस को, है ना। तो यहाँ पे वनरेबल टू एज अ फिक्स प्रपोजिशन यूज हुआ है सेंटेंस में। ये देखिए वनरेबल टू। नेक्स्ट है केपेबल ऑफ। क्या मीनिंग होता है इसका? हैविंग द एबिलिटी और पावर टू डू समथिंग, एबिलिटी होना या पावर होना किसी चीज़ की। द विंड्स वर केपेबल ऑफ अपरूटिंग लार्ज ट्रीज, ठीक है, जो विंड्स आ चल रही हैं वो किस चीज़ की केपेबल हो गई कि वो लार्ज ट्रीज को इजीली अपरूट कर सकती है ना, उखाड़ सकती है, गिरा सकती है। So these are two very important fixed prepositions. Coming to the collocations, हैवी रेन। हैवी रेन, है ना, हम हमेशा इसी तरह से बोलते हैं और सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, हैवी के साथ हमेशा रेन ही आता है। अब एडिटोरियल में कैसे आया ये देखिए। ये एडिटोरियल में इस तरह से मेंशन करा है एडिटर ने कि सेवियर वेदर कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए इंक्लूडिंग इंटेंस रेनफॉल ड्यूरिंग द स्टॉर्म इन उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी स्टॉर्म आया था, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल और स्टॉर्मी कंडीशंस हो गई थी और वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब हो गए थे। तो उसको हम पढ़ने के बाद समझने के लिए एडिटर कौन सी कॉलोकेशन यूज़ कर रहे हैं? हैवी रेनफॉल, है ना, और बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। इनफैक्ट हम भी यूज़ करते हैं काफ़ी सेंटेंसेस में, जब हमें बताना होता है कि रेनफॉल कैसी है, बहुत इंटेंस है। अब देखिए जो हैवी है वो हमेशा कॉलोकेट होगा रेन के साथ फॉर्मल और नेचुरल इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग या इंटेंस रेनफॉल दिखाने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। वी से हैवी रेनफॉल या हैवी रेन, कभी भी हम स्ट्रॉन्ग रेन स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेज में नहीं लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेन नहीं बोलते, कभी कभी आपने देखा भी नहीं होगा, हमेशा क्या देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, हैवी रेन, हैवी रेनफॉल। ओके, एग्जाम्पल देखें, हैवी रेन डैमेज्ड रोड्स एंड फ्लडेड सेवरल विलेजेस। नेक्स्ट है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कैसे आया है, मेंशन कैसे करा है एडिटोरियल में, देखिए डैमेज टू रोड, जो हैवी रेनफॉल की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से डैमेज हो जाता है, कहाँ किसको? रोड्स को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को, और दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। उसको किस में लेकर आते हैं? क्या हम किससे बोला जाता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड है ना, ये कॉलोकेट होता है पब्लिक के साथ, बिकॉज इट रिफर्स टू द फैसिलिटीज एंड सिस्टम्स यूज बाय द सोसाइटी सच एज रोड्स, ब्रिजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स। अब ये पब्लिक के साथ क्यों आता है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि देखिए ये जो है ना हमेशा बताता है हमें सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सोसाइटी के लोग जो यूज़ करते हैं चीज़ों को, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए पब्लिक, पब्लिक, ठीक है, सोसाइटी में कौन है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमेशा हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोलेंगे, कभी भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, गलत है, कॉमन क्या लिखेंगे? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हम एग्जांपल देखिए, पुअर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज द रिस्क ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स,
फर्स्ट इज कैलामिटी, ठीक है, अ सीरियस डिजास्टर कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, ठीक है, भयंकर आपदा, हिंदी में मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, कोई सीरियस डिजास्टर आ जाए जिसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज हो जाए या सफरिंग हो जाए, कैलामिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इवैक्यूएशन, द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू अ सेफर प्लेस, ये आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, इवैक्यूएट करता है लोगों को डेंजरस जगहों से सेफर प्लेसेस में, ठीक है। चलिए इवैक्यूएशन कंप्लीट है यहाँ पे। पार्ट 3 इज ईडियम्स। ना व्हाट आर ईडियम्स, देखिए एडिटोरियल में आज कोई ईडियम नहीं यूज़ किया है एडिटर ने, लेकिन आज की थीम के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपके ईडियम्स आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है टू सक्सेसफुली सर्वाइव द डिफिकल्ट सिचुएशन, ना सक्सेसफुली सर्वाइव कर देना किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को, ठीक है। एग्जाम्पल, द विलेजर्स मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म डिस्पाइट रेनफॉल, रेनफॉल होने के बावजूद भी विलेजर्स ने क्या करा, मैनेज करा, क्या, वेदर द स्टॉर्म, ठीक है, सर्वाइव करना स्टॉर्म के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, एकदम से कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, सडन एकदम से हो जाए ना, उसे क्या बोलेंगे, चौंक जाए, चौंकने वाली कोई बात हो जाए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एग्जाम्पल, द वॉयलेंट थंडरस्टॉर्म केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर मैनी रेसिडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जार्गन्स, फर्स्ट इज रिलीफ पैकेज, ठीक है। नाउ रिलीफ पैकेज का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड आफ्टर अ डिजास्टर और क्राइसिस, है ना। तो गवर्नमेंट जो रिलीफ पैकेजेस पहुंचाती है लोगों को उसको बोलते हैं रिलीफ पैकेज, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, एड्स, हेल्थ एड्स होते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करे, कब, डिजास्टर में या क्राइसिस के दौरान, ठीक है। तो उसमें क्या वो होता है, उसको क्या बोलेंगे, रिलीफ पैकेज। एग्जाम्पल, द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ रिलीफ पैकेज फॉर अफेक्टेड फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी हमने ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। क्या मतलब है इसका जार्गन का, अ वेदर सिस्टम, ऐसा वेदर सिस्टम ओरिजिनेटिंग नियर द मेडिटेरेनियन रीजन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, मेडिटेरेनियन रीजन से, दैट ब्रिंग्स रेन एंड स्टॉर्म टू द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब मेडिटेरेनियन रीजन कौन सा है, बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है वो सारा मेडिटेरेनियन रीजन आ जाता है, वहाँ से जो हवाएं शुरू होती हैं, ठीक है, कौन सी हवाएं, जो रेन और स्टॉर्म लेकर आती हैं किधर की तरफ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, और यही हुआ है, वहाँ से जो हवाएं चली है वो यूपी वगैरह में जो स्टॉर्म आए हैं इसी वजह से आए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ओके, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंटेंसिफाइड द स्टॉर्म कंडीशंस इन नॉर्थन इंडिया, ठीक है। ये सब हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, read this and then we will move to the second paragraph, ठीक है। ऑल द एब्रीविएशंस, कीवर्ड्स नोट करेंगे, वोकैबुलरी नोट करेंगे, इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। स्किमिंग मेथड्स इसको रीड करें जल्दी से फर्स्ट पैराग्राफ को, और डेटा वगैरह भी आपको दे रखा है, डेथ टोल वगैरह कब हुआ था, कैसे हुआ, कितने लोग मर गए, वो सब आपको यहाँ पे बताया है। तो आप जल्दी से इसको रीड करें फर्स्ट पैराग्राफ को, देन वी विल मूव टू द सेकंड पैराग्राफ, ओके, रीड इट। Okay, let's move to the second paragraph. It's a small one, right? और यहाँ आप नोट करेंगे तो बहुत सारी
हमें यहाँ पे वोकेबलरी मिल रही है, जैसे कन्वेक्टिव है ना, मैंने आपको मीनिंग अभी इसका समझाया कन्वेक्टिव का क्या होता है। ओके, इस तरह से आपको वर्ड्स मिलेंगे तो आपको ईजी रहेगा इसको समझना और पढ़ना कि इस बारे में जो है एडिटर बात कर रहे हैं अपने पैसेज में, व्हाट द राइटर इज सेइंग। ठीक है, कमिंग टू द नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, रीड इट, mark all the vocabulary, collocation, jargons, read the conclusion। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस एडिटोरियल क्या बात जो है हमें कन्वे कर रहा है। ठीक है, what the writer is saying through the passage, read it। देखिए यहाँ पे भी वर्ड आया फोर्सिएबल, वर्नरेबिलिटी, है ना, इस तरह से आप ये देखिए फोर्सिएबल, अनफोर्सिएबल, दिस इज अनफोर्सिएबल। ओके, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट, undulating, proximate, read this। Okay, let's move forward। So, what the writer is saying, let's see। Late last week, ठीक है, a passy pre-monsoon weather system barreled into Uttar Pradesh, bringing a compound of thunderstorms, dust storms, lightning, heavy rain, and thunder squalls to multiple districts at once। क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का? अब ये जो प्री, ये जो एक वर्ड आया ना कि लास्ट वीक, लेट लास्ट वीक में क्या हुआ है, अपेसी प्री मानसून वेदर सिस्टम। अपेसी प्री मानसून वेदर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बिफोर द मानसून सीजन ऑफिशियली स्टार्टेड, अभी मानसून सीजन तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो समर सी चल रही है, तो उससे पहले एक जो है मानसून वाला एक वेदर वहाँ पे कंडीशन बन गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अ वेरी फास्ट एंड पावरफुल वेदर सिस्टम एंटर्ड उत्तर प्रदेश। ओके, और उसने क्या किया? इट कोज्ड मेनी डेंजरस वेदर कंडीशंस टुगेदर, और उसने बहुत सारी एक साथ वेदर कंडीशंस वहाँ पे बना दी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जैसे उसमें क्या क्या था? थंडर स्टॉर्म भी हो गया, डस्ट स्टॉर्म भी थे, लाइटनिंग भी हो रही थी, और हैवी रेनफॉल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखी गई यूपी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? लेट लास्ट वीक का पेसी प्री मानसून वेदर सिस्टम, मतलब कि प्री मानसून की मानसून अभी आया नहीं है, उससे पहले वहाँ पे ऐसी जो है डिजास्ट्रस कंडीशंस देखी जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखी। सिर्फ रेनफॉल ही नहीं था, थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ यूपी में देखे गए। अब क्या कह रहे हैं आगे देखें। बाय May 14, the toll was 111 deaths and 72 injuries across 26 districts, rendering the storm among the deadliest weather-related disasters in Uttar Pradesh in recent times। अब क्या बोल रहे हैं? डेथ टोल की बात डिस्कस हो रही, थोड़ा सा डेटा यहाँ पे एडिटर मेंशन कर रहे हैं। द स्टॉर्म्स बिकेम एक्सट्रीमली डेडली, इतना ज़्यादा डेडली हो गया स्टॉर्म कि जो है 111 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स। ठीक है, और 72 पीपल वर इंजर्ड। कितने इंजर्ड हैं? 72। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 26 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है, द स्टेट हैज़ एक्सपीरियंस सिमिलर इवेंट्स इन मे जून सिंस 2018 इफ नॉट बिफोर। तो ये कब से देखने को मिल रहा है हमें उत्तर प्रदेश में?
मई और जून के सीज़न में हमें देखने को मिल रहा है 2018 से, ठीक है, ये पहली एक्सपीरियंस नहीं था। राइटर ऑल्सो एक्सप्लेन्स उत्तर प्रदेश हैज़ फेस सिमिलर स्टॉर्म इवेंट्स, कब मई और जून में, काफ़ी सालों से 2018 से ये इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो सच डिजास्टर्स आर नॉट कम्प्लीटली न्यू फॉर द स्टेट। So this is the current scenario of the weather conditions which happened in the Uttar Pradesh in the last week. चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बात हो रही है? The distinction this year seems to have been the intensity. सिर्फ डिस्टिंक्शन इतना है, मतलब डिफरेंस जो हमने देखा गया है पहले के वेदर कंडीशंस में, हो तो ये पहले से ही रहा है, लेकिन इस साल और पिछले सालों में जो फ़र्क है वो ये है कि इंटेंसिटी जो थी स्टॉर्म की, रेनफॉल की, थंडर स्टॉर्म की, विंड्स की, वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ठीक है। विद विंड्स केपेबल ऑफ अपरूटिंग ट्रीज, इतनी ज़्यादा तेज़ थी इंटेंसिटी विंड्स की कि वो जो है ट्रीज को ईजिली गिरा रही थी, अपरूट कर रही थी, ठीक है। द स्टॉर्म अपीयर्स टू हैव बीन ड्रिवन बाय प्री मानसून कनेक्टिव सिस्टम विद अ फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओवर द नॉर्थ वेस्ट फर्दर डिस्टेबलाइजिंग कंडीशंस। अब ये क्यों हुआ, ठीक है, जो है देखिए द आर्टिकल एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द स्टॉर्म डेवलप्ड, क्यों डेवलप हुआ ये स्टॉर्म, ड्यू टू द प्री मानसून कन्वेक्टिव सिस्टम। कन्वेक्टिव मैंने आपको बताया था ना, जो हीट को अपवर्ड्स या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऊपर करे, है ना, तो प्री मानसून कन्वेक्टिव सिस्टम की वजह से अलॉन्ग विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये एक प्री मानसून जो स्टॉर्म डेवलप हुआ, और कहाँ पे इफेक्ट करा उसने, उत्तर प्रदेश में, विच मेड द वेदर कंडीशंस मोर अनस्टेबल, और उसकी वजह से जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ठीक है ना, IMD की फुल फॉर्म आप प्लीज़ नोट करेंगे यहाँ पे। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने इशू किया क्या, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग अलर्ट बिफोर द इवेंट, और ये इवेंट होने से पहले ही IMD ने इशू कर दिए थे, ठीक है, अलर्ट्स जो हैं कंट्री में दिखाना शुरू कर दिए थे, भेज दिए थे। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिपोर्टेडली issued more than 34 crore red and orange alerts messages via the सैचेट पोर्टल, ठीक है। तो ये कैसे, कहाँ पे उन्होंने अलर्ट भेजे, कैसे भेजे IMD ने, कि 34 करोड़ जो हैं रेड अलर्ट्स और ऑरेंज अलर्ट मैसेजेस भेजे हैं, किसके थ्रू, सैचेट पोर्टल के थ्रू, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑलरेडी इशू कर दिए थे पहले ही वार्निंग्स देनी शुरू कर दी थी, अलर्ट्स भेजने शुरू कर दिए थे, कैसे, मैसेजेस के थ्रू, करोड्स ऑफ अलर्ट मैसेजेस टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द डेंजर, की कमिंग डेंजर आने वाला है, होने वाला है, ठीक है, इस डेंजर डिजास्टर्स के बारे में पहले ही बताना शुरू कर दिया था। उसके बाद भी डेथ टोल इतना आया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब और क्या बता रहे हैं। However, it is not clear whether these warnings were sufficiently geographically precise and reached their intended beneficiaries in time. अब ये नहीं पता कि जो ये वार्निंग्स और अलर्ट भेजे हैं मैसेजेस के थ्रू, ये जियोग्राफिकली प्रिसाइज थे या टाइम पे जो उसके बेनिफिशरीज हैं वहाँ पे पहुँच गए थे या रीड आउट हो गए थे। And in fact, if they simply warned of impending adverse weather or carried distractions for people to act on. तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं एडिटर, इट ऑल्सो क्वेश्चन वेदर द अलर्ट्स ओनली इन्फॉर्म पीपल, कि सिर्फ अलर्ट्स जब गए तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, पहले से अबाउट द बैड वेदर, और ऑल्सो टोल्ड देम व्हाट सेफ्टी स्टेप्स दे शुड टेक। ऐसा होता है, वार्निंग्स और अलर्ट्स तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन उसके साथ हमें स्टेप्स क्या लेने हैं, सेफ्टी स्टेप्स क्या लेने हैं, वो हमें नहीं बताया जाता। तो एडिटर यही बात पे क्वेश्चन आउट कर रहे हैं कि देखिए द एडिटर रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये देखिए आ गया ना यहाँ पे, क्या मैंने आपको इसलिए नोट्स भी दे दिए हैं साथ साथ, और अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं एडिटोरियल में एडिटर, कि जो वार्निंग्स भेजी गई हैं रेड और ऑरेंज अलर्ट्स की लोगों पे, तो क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बताने के लिए था कि बैड वेदर आने वाला है, होने वाला है कमिंग आवर्स में, या फिर इसलिए था कि इसमें सेफ्टी मेजर्स भी बताए गए थे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इंडीड टू एडवांस प्रिपरेशन इज पर्टिनेंट फॉर टू रीजंस। अब वो कह रहे हैं कि देखिए एडवांस प्रिपरेशन जो है वो ज़रूरी है दो रीजंस की वजह से, कि लोगों को तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट, द स्टेट इज समटाइम्स इज अ
convergence zone as the hot, dry low winds from the Thar move east over the plains, while moisture-laden winds from the Bay of Bengal push in front from the southeast. देखिए दोनों तरफ से बात होती है. अब देखिए जो वेस्टर्न अगर देखा जाए तो वहाँ से थार की तरफ से, थार डेजर्ट की तरफ से गर्म हवाएं उठती हैं और बे ऑफ बंगाल की वजह से मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं और दोनों तरफ से जब हवाएं मिलती हैं और नॉर्थ इंडिया को इफ़ेक्ट करती हैं और नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छी और बड़ी स्टेट हम देखते हैं तो वो उत्तर प्रदेश आता है. तो इस तरफ से जब दोनों तरफ से विंड्स आ रही हैं तो उनका एक मेन पॉइंट क्या बन रहा है, कंडीशंस, सिवियर कंडीशंस फॉर्म करने का उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो राइटर यही बात कह रहे हैं दैट एडवांस प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. ये तो बात है ना, इंडीड एडवांस प्रिपरेशन इज पर्टेंटेड फॉर रीजन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस प्रिपरेशन. क्यों? दो रीजंस बताए थे वो मैंने आपको बताया. उत्तर प्रदेश ऑफन बिकम्स मीटिंग पॉइंट, है ना, मैंने आपको बताया ना, मीटिंग पॉइंट बन जाता है, बीच का पॉइंट बन जाता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स की. यहाँ पे दोनों तरफ से हवाएं आती है. इधर से जो आती है गर्म हवा आती है जिसमें उन्होंने बोला है हॉट ड्राई लू विंड, जिसको हम लू बोलते हैं ना गर्मी में, है ना. और इधर से क्या आता है, साउथ ईस्ट की तरफ से मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल इधर, है ना. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं. और मीटिंग पॉइंट क्या बनता है इन हवाओं का, उत्तर प्रदेश. सो हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट की तरफ से, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर सीवियर स्टॉर्म. तो दोनों तरफ से. और मॉइस्चर ये देखिए ये आगे यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम द थार डेजर्ट मीट मॉइस्ट विंड्स. ठीक है ना, हॉट विंड्स, हॉट और ड्राई विंड्स किससे मिल जाती हैं, मॉइस्ट विंड से, और जो कि बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं. और कंडीशंस कहाँ पे क्रिएट होती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं, सेवियर स्टॉर्म्स की, और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में. तो ये आप समझेंगे. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रीज़न जो है. फर्स्ट तो यही बताया, ठीक है. सेकंड रीज़न भी हम नोट करते हैं और क्या बता रहे हैं एडिटर, यहाँ पे देखते हैं दूसरा रीज़न क्या है. सेकंड, ओवर द अंडुलेटिंग विंध्या हिल्स इन मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्रा. अब विंध्या हिल्स की बात हो रही है, वहाँ पे भी कैसी अंडुलेटिंग विंध्या हिल्स, मतलब अंडुलेटिंग वेवी फॉर्म में है जो हिल्स हैं. विंध्या हिल्स कहाँ पे, मिर्ज़ापुर और सोनभद्रा में वो हिल्स कैसे हैं, वेवी फॉर्म में हैं. अंडुलेटिंग आप मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे. द कन्वर्जेंट एयर, कन्वर्जेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, एयर मासेस में लिफ्ट रैपिडली प्रोड्यूसिंग थंडरस्टॉर्म्स ओवर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द स्टेट. अब क्या कह रहे हैं एडिटोरियल में, देखिए बात क्या है. एक अनदर साइंटिफिक रीजन जो है स्टॉर्म्स का वो मेंशन कर रहे हैं एडिटर कि इन द हिल्स एरिया ऑफ मिर्ज़ापुर और सोनभद्रा एयर मासेस राइज क्विकली ड्यू टू द अनइवन लैंड सरफेस. जो वहाँ के लैंड सरफेस कह रहा है अनइवन है, तो क्या होता है, जो एयर है वो बहुत जल्दी ऊपर उठती है. ठीक है, विच हेल्प थंडरस्टॉर्म डेवलप रैपिडली एंड सम रीजन्स. उसकी वजह से क्या होता है, अगर थंडरस्टॉर्म बन भी रहा है तो इस लैंड सरफेस की वजह से, अनइवन लैंड सरफेस की वजह से जो थंडरस्टॉर्म्स है वो बहुत जल्दी बनते हैं कुछ रीजन्स में. ठीक है, तो ये दूसरा रीजन बताया है एडिटर ने. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इफेक्टिवली, coming to the next very important point, effectively while no authority could have predicted the storm's local intensity, the underlying risk was hardly unforeseeable. अब ये कह रहे हैं कि राइटर क्या कह रहे हैं कि although nobody could predict exactly how powerful this storm would become in each location. अब इस तरह से अगर दोनों लोकेशन को देखा जाए तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. स्टॉर्म की प्रिडिक्शन होती है लेकिन कितना पावरफुल होगा ये नहीं पता लग पाता कभी कभार, है ना. रेन होने वाली कितनी पावरफुल हो, कितनी हैवी रेनफॉल होगा ये नहीं पता होता. तो ये बोल रहे हैं कि प्रिडिक्ट किया है लेकिन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा स्टॉर्म किस लोकेशन में ये नहीं पता कर पाए. द ओवरऑल देयर रिकरेंस at this time of the year and place should raise sharp questions about why so many deaths still occurred. अब रीअकरेंस जो हुआ है इस टाइम पे, है ना, एक समर सीजन चल रहा है और इसमें हम प्री मानसून स्टॉर्म देख रहे हैं, वो भी इतना हैवी और इतना स्ट्रॉन्ग, तो क्यों हुआ है, तो उसमें बात उठ रही है. since these storms happen रिपीटेडली एवरी ईयर अराउंड द सेम टाइम. और ये स्टॉर्म्स जो है रिपीटेडली इसी टाइम पे इसी रीजन में हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं. द लार्ज नंबर ऑफ डेथ रेजेस सीरियस कंसर्न्स अबाउट द प्रिपेयर्डनेस एंड सेफ्टी मेजर्स. अगर बार बार हो रहे हैं तो अब तक कोई सेफ्टी मेजर और प्रिपेयर्डनेस क्यों नहीं हुई. ठीक है, दिस इज द पैसेज, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. नेक्स्ट चलते हैं. पार्ट ऑफ द आंसर इज श्योरली द प्रॉक्सिमेट कॉजेज ऑफ डेथ एंड डैमेज इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब देखिए सिर्फ डेथ को डैमेज नहीं हुआ है, हाउसिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है.
ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं एडिटोरियल में क्या, दैट वन मेजर रीजन फॉर द हाई नंबर ऑफ डेथ इज वीक हाउसिंग एंड पुअर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं सिर्फ स्टॉर्म की वजह से नहीं हुई कि डायरेक्ट इन जो है लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन किस वजह से हुई है डेथ, कि वहाँ पे जो लोग हैं इस रीजन में उत्तर प्रदेश में जिस डिस्ट्रिक्ट्स में ये हैवी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म वगैरह आए हैं वहाँ पे वीक हाउसेज है। जो हाउसेज कैसे हैं, बहुत वीक इंफ्रास्ट्रक्चर के बने हुए हैं, और पुअर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, वो भी पुअर है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली वनरेबल रूरल एंड पेरी अर्बन हाउस होल्ड। ये हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत ज़्यादा रूरल या फिर पेरी अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, जो प्रॉपर तरीके हाउस होल्ड नहीं बने हुए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका प्रॉपर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इफ अ स्टॉर्म स्ट्राइक्स अ डस्ट और लेटर, पीपल आर ऑफन इंडोर्स और रेस्टिंग अंडर फ्रेजाइल रूफ्स। अगर इस तरह से स्टॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, वहाँ डस्ट का स्टॉर्म आता है या थंडर स्टॉर्म आता है, तो लोग क्या करते हैं, या तो अंदर रुकते हैं इंडोर्स में कहीं छुप जाते हैं, या फिर रेस्ट करते हैं फ्रेजाइल रूफ्स। फ्रेजाइल रूफ्स आप समझते हैं, टीन डला हुआ होता है ना, कुछ लोग हट्स बना के बस ऊपर से टीन डाल देते हैं, तो वो इनसिक्योर हाउस होल्ड है ना, लाइफस्टाइल जो है वो इनसिक्योर है उनका। तो वही बता रहे हैं, द डेंजर बिकम्स many rural and semi urban houses in Uttar Pradesh are not strong enough to withstand several storms, है ना। इतने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बने से घर बने हुए हैं वहाँ पे कि सीवियर स्टॉर्म्स को जो है हैंडल नहीं कर पाते वो इंफ्रास्ट्रक्चर। द डेंजर बिकम सीवियर, और डेंजर जो है, खतरा कब ज़्यादा हो जाता है, ड्यूरिंग द इवनिंग और नाइट टाइम। कब बताया, ड्यूरिंग द इवनिंग और नाइट टाइम, बिकॉज पीपल आर यूजुअली इंडोर्स। उस टाइम पे लोग अंदर होते हैं, एंड रेस्टिंग अंडर द वीक रूफ्स। कहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं, रूफ्स के नीचे, ठीक है। ये आप अब इसको आप आपको कैसे पता लग रहा है यहाँ पे कि डेंजर बिकम ग्रेटर ड्यूरिंग इवनिंग और नाइट टाइम, बताएं किस तरह से मेंशन करा है। देखिए एडिटर ने ये कि रात के वक्त, शाम के वक्त, इफ अ स्टॉर्म स्ट्राइक्स एट डस्क और लेटर। डस्क और लेटर मतलब शाम को, लेटर मतलब रात में, ठीक है। इफ अ स्टॉर्म स्ट्राइक्स एट डस्क और लेटर मतलब क्या है, कि अगर कोई स्टॉर्म शाम के टाइम आ जाए या रात के टाइम आ जाए, तो लोग क्या होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, अंदर होते हैं। when पावरफुल winds और heavy storms hit सच फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर पावरफुल स्टॉर्म आके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर जाता है, तो इंजरी के चांसेस और डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम समझ रहे हैं। इन एडिशन, आगे देखते हैं, इन एडिशन, और क्या बात कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे बात एडिटर, पीपल आर ऑल्सो वनरेबल टू इम्प्रॉपरली प्लेस और पुअरली इंस्टॉल्ड होर्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड पब्लिक सिग्नल। अब देखें क्या कह रहे हैं, कि सिर्फ इन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना एक वजह नहीं है, दूसरी वजह क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए राइटर फर्दर एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट पीपल ऑल्सो एक्सपोज टू डेंजर्स। किस वजह से और डेंजर में होते हैं लोग, वीक पब्लिक स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि बैडली इंस्टॉल्ड होता है, जैसे कि होर्डिंग्स होती हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स हम देखते हैं ऐसे ही फैले हुए हैं, या साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं, तो स्टॉर्म आता है वो गिर जाते हैं, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। सो एक ये यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि वी पब्लिक स्ट्रक्चर की वजह से भी डेथ जो है वो देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं, द स्टेट वॉज अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ डैमेज दैट स्टॉर्म्स कुड कॉज एट इट अनाउंस सेपरेट रिलीफ पैकेजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप एंड लॉस। और क्या करना चाहिए ड्यूरिंग स्टॉर्म, आगे बढ़ते हैं। द एडिटोरियल पॉइंट्स आउट, ठीक है, यहाँ पे एक और बात पॉइंट आउट कर रहे हैं एडिटोरियल में, that the government already knew the possible damage these storms could cause, है ना। अब गवर्नमेंट जब ये रिपीटेडली पैटर्न चलता आ रहा है सालों से, तो गवर्नमेंट को पता है कितना ज़्यादा डैमेज होता है इन स्टॉर्म्स की वजह से इन रीजन्स में, इन लोगों में। तो क्या करना चाहिए, पहले से प्रिपेयर करने चाहिए क्या, डिफरेंट रिलीफ पैकेजेस, अलग अलग तरीके के रिलीफ पैकेजेस, कहाँ को, किसको, फार्मर्स के लिए और क्रॉप लॉसेस के लिए, क्रॉप लॉस होती है, ठीक है, और फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉर्म्स की वजह से क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स पहले बताए हैं ऊपर वाले, ये जो सारे साइन बोर्ड्स हैं और इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, ये क्या होता है, लोगों पे गिर जाता है और इन लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं। तो डिफरेंट इसलिए रिलीफ पैकेज आए जिसमें एड्स भी हो, ठीक है, और क्या हो, दूसरे जो है उनके खाने पीने का भी सामान हो, एड्स के साथ, दवाइयों के साथ, मेडिसिन वगैरह के साथ। तो इसलिए उन्हें बोला कि फार्मर्स को भी दी जाए और जो क्रॉप लॉसेज हो जाती है उसको भी वो मैनेज कर सकें। तो गवर्नमेंट को पहले से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रिपीटेड पैटर्न बन चुका है और इससे लॉसेज होते हैं लोगों को। द अंडरलाइंग रिस्क वॉज फोर्सेबल, येट द वनरेबिलिटी वॉज हाई।
अब क्या बोल रहे हैं लास्ट में एडिटर, इवन दो द रिस्क वर ऑलरेडी नोन, रिस्क तो पहले से पता था, है ना, क्योंकि आईएमडी ने पहले से अलर्ट वगैरह इशू कर दिए थे, देख लिया था कि हाँ स्टॉर्म आने वाला है, एंड प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट भी कर लिया था, है ना। तो हमने इसका मतलब पढ़ा है ना पहले से, जो है वोकैबलरी मैंने आपको कराया है। फोर्सिबल का मतलब, वनरेबिलिटी का मतलब, है ना, फोर्सिबल मतलब पहले से देख लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था। लेकिन पीपल स्टिल रिमेन हाईली वनरेबल, लेकिन उसके बाद भी लोग कैसे रहे, वनरेबल रहे, वीक रहे, है ना, कमजोर रहे, ड्यू टू पुअर प्रिपरेडनेस, प्रिपरेशन क्योंकि उनकी पुअर थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिस जगह वो रहते हैं वो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक है। ठीक है, this is very important. So this is the conclusion of the editorial, and you can see how writer, the editor is concluding the passage. ये जो लास्ट की लाइंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, द स्टेट वॉज अवेयर से लेके, या इन एडिशन से ही कर लीजिए, इन एडिशन से लेके वॉज लाइक तक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ओके, पार्ट 6 सी, पार्ट 6 देखते हैं, इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू है सीसेट का। अ स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्स दैट सिंस इट इशूड करोर्स ऑफ वेदर अलर्ट मैसेजेस बिफोर द स्टॉर्म। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्लेम कर रही है कि हमने पहले से ही वेदर अलर्ट मैसेजेस बहुत सारे लोगों को भेज दिए थे स्टॉर्म के बारे में, रिजल्टिंग हाई नंबर ऑफ डेथ्स कैन नॉट बी लिंक टू एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। अब जो डेथ्स वो हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो डेथ्स हुई हैं ये लिंक ना किया जाए किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की तरफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू most seriously weakens the government's argument? Read the option and give me your answers. So what will be the answer? B is the right answer. Okay. Coming to the next part. ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट पार्ट में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं जो हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको आप लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ताकि आपको डिफरेंट पैटर्न पता लगे कि अगर आप सिर्फ यूपीएससी नहीं, एसएससी नहीं, अगर दूसरे टाइप के एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे ड्यू है, ड्यू का एग्जाम, सीयूईटी, जामिया, या और कोई भी एग्जाम है, मास्टर्स के एग्जाम दे रहे हैं, तो किस तरह से आरसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब पहले हम यूपीएससी प्रीलिम्स के देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड द स्टेटमेंट्स एंड आंसर मी, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, रेफरेंस टू डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कितनी है इंडिया के अंदर? आंसर इज ए। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, second statement and first statement. Next question, which of the following policy approaches is least likely to reduce casualties during recurring extreme weather events? Read the options fast. C is the right answer. Okay. Coming to the next question, consider the following statements regarding severe pre-monsoon thunderstorms in northern India. Okay, read the statements and which of the statements given above are correct. इसमें से आपको पहले statements पढ़ने हैं और फिर आपको क्या बताना है, कौन से statements जो हैं वो सही हैं. Read it. What will be the answer? A. First and second statement is correct. Okay. Which of the following best reflects the principle of last mile governance in disaster management, है ना, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो आपको बता रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है किस, कौन सा प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे, लास्ट माइल गवर्नेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। रीड दी ऑप्शंस एंड आंसर मी। What will be the answer? C. Ensuring warnings are understandable, accessible and actionable for vulnerable communities. ठीक है, ओके।
Fifth, frequent damage to weak public infrastructure during extreme weather events can adversely affect the economy primarily because, read the options and answer me. Okay, answer is B. It disrupts production, connectivity, and local livelihood simultaneously. Fine. Okay, coming to the part 7, and let's see what all other questions can come in different exams. Okay, the first question देखते हैं. The central argument of the editorial is that आपको बताना है कि central argument क्या है editorial का. Read the options A, B, C या D. ठीक है. Answer is C. Structural vulnerability and weak preparedness increase disaster related losses. ठीक है. Next, which of the following strengthens the author's criticism of disaster management? Very important question. Read the options. What will be the answer? B. The state had prior experience with similar weather events. Next, in communication theory, disaster alerts become ineffective primarily when? Read it. B. The message lacks clarity and actionable instructions. Okay, instructions भी mention नहीं होते. Which type of reasoning is most evident in the editorial's argument? यहाँ पे आपको टाइप्स दे रखे हैं रीजनिंग के. आपको बताना है कौन सा एविडेंट है एडिटोरियल्स के आर्गुमेंट के साथ. ठीक है. डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजिकल, कॉज एंड इफेक्ट, सर्कुलर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग. है ना, कॉज भी बता रहे हैं और फिर उसके बाद इफेक्ट क्या है. कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज अंडरलाइंग रिस्क वाज फोरसीएबल. ये फ्रेज आया था ना एडिटोरियल में. द अंडरलाइंग रिस्क वाज फोरसीएबल इम्प्लाइज दैट. क्या इम्प्लाई करता है? रीड द ऑप्शन. What will be the answer? C. The danger could reasonably have been anticipated earlier. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट विजिबल इन द एक्सप्रेशन बैरल्ड इनटू उत्तर प्रदेश. अब यहाँ पे ना बैरल्ड इनटू उत्तर प्रदेश आपको एक फ्रेज दे रखा है या एक्सप्रेशन दे रखा है. इसमें से पूछा है आपसे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है. मेटाफर है, यूफेमिज्म है, या आयरनी या ऑक्सीमोरोन. अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और किस केस में इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी ड्यू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, मास्टर्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें लिटरेरी डिवाइस आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है. तो कौन सा इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है? ए, मेटाफर. ठीक है, मेटाफर. क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम किस तरह से बोल रहे हैं? बैरल्ड. स्ट्रॉन्ग को किस तरह बता रहे हैं कि बैरल्ड घुसना. बैरल्ड हुआ है किस तरह से, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में. दिस इज मेटाफर. ओके. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू डिस्टेबलाइजिंग. इसका सिनोनिम आपको बताना है. डिस्टेबलाइजिंग सिनोनिम्स, तो एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिस्टेबलाइजिंग का सिनोनिम्स क्या होगा? रीड द ऑप्शंस. बी, डिस्टर्बिंग. डिस्टर्बिंग है ना. हमने इसको वोकैबलरी में किया था ये वर्ड. सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वल्नरेबल. ऑपोजिट क्या होगा वल्नरेबल का? सी, सिक्योर. सिक्योर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज मोस्ट implicit इन द एडिटोरियल. अब आपको assumptions रीड आउट करने हैं, मुझे बताना है कौन सा मोस्ट implicit है एडिटोरियल में. रीड द ऑप्शंस.
आंसर करा करिए साइड बाय साइड। आई चेक आउट चैट्स ऑल्सो, कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, एंड पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग आर द रियल पीपल, बिकॉज वो आरसी की बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर वो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे आरसी की, बिकॉज आई एम गिविंग यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर एग्जाम पैटर्न्स, राइट। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आरसी की, तो ऑब्वियसली आप अपने एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे आरसी में। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेर यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। तो आंसर करा करें। आई एम चेकिंग साइड बाय साइड who आर watching, who all are interacting and answering, and check your answers also, right? So what is the answer of this question? B, infrastructure quality directly influences disaster casualties, ठीक है। so this is the whole editorial analysis with the practice based exam questions। अब आपको इसकी vocabulary, collocations अच्छे से पढ़ना है, याद रखनी है, और एडिटोरियल को स्किमिंग मेथड से रीड करना है, ताकि आप एक फास्ट रीडर बन सकें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट करें अच्छे से, याद करें, समझ के पढ़ें, और जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, जिनको नोट्स चाहिए थे तो वो नोट्स भी देख सकते हैं। ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि मैम हमें नोट्स चाहिए बोल रहे थे, तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको यहीं पर ही नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you for participating also. All the new students who are watching, like, share and subscribe. uh, Press the bell button also, so that you will get the notices of updates from my channel, from my side also. Have a nice day ahead, and I'm now closing this session, closing this video. Jai Hind, Jai Bharat.